कुल मिलाकर आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, फिर उसके बाद में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर उसके बाद में वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, डेप्थ एंड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले अपन सीखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ऑलरेडी वेक्टर जिसको आता है वो सब ये कर सकता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, ओके। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस बहुत ही सिंपल है। एग्जाम में इसके क्वेश्चन जो है वो आए हैं, ठीक है। और इसमें आपको अगर मान लीजिएगा कहीं सिस्टम में बहुत सारे मासेस हैं, m1, m2, m3, ओके, एंड एक पार्टिकल है m0। इस पार्टिकल पर मल्टीपल मासेस के कारण जो फोर्सेस लगेंगे, है ना, वो किसके बराबर होंगे? तो अगर m1 और इसके बीच की डिस्टेंस है r1, m2 और m0 के बीच की डिस्टेंस है r2, m3 और m0 के बीच की डिस्टेंस है r3, है ना, तो यहाँ पर m0 पर ये फोर्स लगेगा F10, m0 पर ये फोर्स लगेगा F20, m0 पर ये फोर्स लगेगा F30 एंड सो ऑन, ठीक है। F10 किसके बराबर होगा? G m1 m0 अपॉन r1 का स्क्वायर। F20 किसके बराबर होगा? G m2 m0 अपॉन r20, r2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m0 इज इक्वल टू व्हाट? F10 प्लस F20 प्लस F30 प्लस सो ऑन का वेक्टर एडिशन मीन्स यहां पर नेट फोर्स ऑन ए पार्टिकल ड्यू टू system of masses is equal to vector sum of forces due to individual mass on that mass, ओके। तो नीट में तो मात्र इतना ही क्वेश्चन आ सकता है कि किसी एक मास पर कई मासेस के कारण जो नेट फोर्स होता है वो किसको फॉलो करता है? तो इट फॉलोज वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन। ये वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। तो किसी एक मास पर सिस्टम ऑफ मासेस के कारण जो टोटल फोर्स होगा वो इंडिविजुअल मास के कारण फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। समझ में आया? अब यार वेक्टर सम होता है तो यहाँ पर आपको सभी फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होगी तो क्या करेंगे? डायरेक्ट सम कर सकते हैं। लेकिन अगर सारे फोर्सेस किसी प्लेन में लाई कर रहे हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अगर दो है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा का स्क्वायर रूट। अगर मल्टीपल फोर्सेस हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक ही प्लेन में है तो कंपोनेंट्स लेना पड़ेंगे, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। और अगर मान लीजिएगा 3D में है तो हमें फिर उसके i कैप, j कैप, k कैप लेकर सॉल्व करना पड़ता है। आया समझ में? तो इसमें चूंकि एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो इसलिए आप लोगों को सिंपल वे में किस तरह से सॉल्व करना है ये चीज सोचना पड़ेगी, ठीक है। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर आएगा 3D के क्वेश्चंस होंगे